Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परियार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। हम डिस्कस कर रहे थे हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अभी हमने वीडियो 1 में बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस तक की हमने पढ़ा था। इसके आगे के टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ई बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसने हमारे जो एडवांसमेंट है बिजनेस के अंदर में काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आए, जिससे हमारी जो बिजनेस करने का तरीका है वे है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं ई बिजनेस की जिसे हमें जानना चाहिए। हालांकि ये लिमिटेशंस धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही हैं, इनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और फिर भी हम जानते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो पहली लिमिटेशन है लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब होता है कि इंटरेक्शन जो हम देखते थे पहले के जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे उसमें जो इंटरेक्शन होता था लोगों के बीच में, यानी कि हम मार्केट जाते थे, मार्केट में एक कोई ना कोई एक शॉप होती थी जिसको हम जानते थे, वहां से हम सामान लेते थे, वो हमसे बहुत सारी बातें करता था, उस सामान के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज देता था। तो अब जब ई बिजनेस हो गया है तो यहाँ पे इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। हम देखते हैं कि हम मोबाइल से ही जो है कोई भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसको वहां से परचेज कर लेते हैं, वो हमारे पास तक पहुंच जाता है, तो हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो पैक किया होगा तो किसने किया होगा। तो ये लो पर्सनल टच इसका एक लिमिटेशन है। फिर है इनकर्जेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। तो हम तो यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, अब वो ऑर्डर हमारे पास तक कितने टाइम में पहुँचता है और ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कस्टमर है जो उसको खरीद रहा है वो कितना पेशेंस है उसके अंदर में। अगर वो नहीं होगा उसके अंदर पेशेंस तो फिर ऑनलाइन परचेजिंग वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि हमने ऑर्डर किया है, हमने पेमेंट कर दी है, तो हमारे पास तक सामान पहुंच जाएगा। फिर है थर्ड हमारा नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। अब पहले ऐसा होता था कि जिसको रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक थोड़ी बहुत मैथ्स आ जाती थी उसको हम पढ़ा लिखा कह देते थे। लेकिन जब से ई बिजनेस आया है उसके साथ एक और जुड़ गया है हमारा कि हमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो भी आनी चाहिए, यानी कि डिजिटल डिवाइड। हमें आना चाहिए कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क होता है और किस तरीके की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। तब हम कहीं जाकर ई बिजनेस जैसी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसको नहीं आती है वो फिर ये चीज़ें नहीं कर सकता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनॉयमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। आप कोई सामान खरीदे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको नहीं पता है कि कौन आपके सामान को पैक कर रहा है, आपको नहीं पता है कि जो सामान आपके पास तक पहुंच रहा है वो किन किन स्टेजेस से होके गुजर रहा है। तो आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। आपने सामान को परचेज कर लिया है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि वो सामान कहाँ से आ रहा है, इमीडिएटली ट्रेस नहीं कर सकते। हालांकि जो उसमें एड्रेस दिया जाता है हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वो ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है और हैकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट पीपल रेजिस्टेंस। अब ऐसा है कि जिन लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है वो तो कर ले रहे हैं आराम से बिजनेस को, और जहाँ पर लोग इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं, यानी कि वो मना करते हैं कि ई बिजनेस टाइप की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को पुराने तरीके से यानी ट्रेडिशनल तरीके से चलाना चाहते हैं, ई बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट एथिकल फॉलआउट्स। अब ये एथिकल फॉलआउट्स क्या होता है?
आपने एक अकाउंट बनाया किसी भी वेबसाइट के अंदर में। अब वो अकाउंट आपने बनाया तो है, लेकिन कोई पता नहीं है कि आपके उस अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो कौन सा इंसान उसको पढ़ लेता है। कोई हैक कर लेता है, कोई आपकी सारी डिटेल को पढ़ लेता है। आपने चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है अपनी मेल्स में, तो कुछ नहीं पता है कि वो कब कौन उसको पढ़ ले रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एथिक्स हैं, यानी कि दूसरे की चीज़ों को ना पढ़ना, दूसरे की चीज़ों को उनसे बिना पूछे यूज़ ना करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो हालांकि इन सब चीज़ों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें करी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपग्रेडेड किया जा रहा है, सिक्योरिटी को और ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल है जिसमें ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में डिफरेंसेस दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसे ज़रूर जानना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब हो गया कि आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से हैंड टू हैंड सामान को लेते हैं, खरीदते हैं, वो आपको बहुत सारी बातें बताता है। ये सारी चीज़ों को ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है। ई बिजनेस के अंदर में आप घर बैठे बैठे सामान को ऑर्डर कर दे रहे हैं, सामान आपके पास तक घर बैठे बैठे पहुंच जा रहा है, आप यहीं से पेमेंट कर दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है ई बिजनेस। तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं और फटाफट। ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इन दोनों में से जल्दी कौन सा रेडी हो जाता है, किसको हम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ई बिजनेस थोड़ा सा सिंपल होता है स्टार्ट करने के लिए। और फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड है और ई बिजनेस के अंदर में रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब हो गया कि दुकान हम देख पा रहे हैं, वहाँ पे दुकान होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोकेशनल रिक्वायरमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होगा तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और लोकेशन सही जगह पे होनी चाहिए और हम लोकेशन को आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लोकेशन की ज़रूरत हमें ज़रूर होती है। ई बिजनेस को आप कहीं से भी कहीं तक कर सकते हैं। कोई पता नहीं कि वो दुकान है भी कि नहीं है, क्या पता वेयर हाउस में काम कर रहे हो, क्या पता आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आ रहे हैं और बाकी आप पहाड़ के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो जहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं। तो इसमें कोई भी जो लोकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, यानी कि अगर आप इसको करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस या ई बिजनेस को, तो सस्ता कौन सा बैठता है आपको करने में। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन करते हैं, क्योंकि आपको लैंड परचेज करनी पड़ती है, बिल्डिंग परचेज करनी पड़ती है, सारे फर्नीचर जितने भी एसेट्स हैं वो सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, तब जाके आप बिजनेस को कर सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को। और ये बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक छोटा सा वेयर हाउस चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे काम करने में जो खर्चा आता है वो कितना आता है। तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि जो हमारे जो ई बिजनेसेस हैं वो हमें इतने अच्छे अच्छे ऑफर कैसे दे देते हैं, वो किस तरीके से मार्केट से कम प्राइस पे हमको सेल करते हैं। तो उसका रीज़न यहीं पे आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका कम होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक जो मार्केट के अंदर में दुकान है, वो दुकान जो है उसको अपग्रेड भी करना है, उसको और दुकानों से के बराबर जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसके बराबर उसको अच्छा करना है। लाइटिंग का बिल है, वाटर का बिल है, एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके नाश्ते का, अपने खुद के जो भी नाश्ता पानी वो लोग करते हैं उसका बिल है, और भी बहुत छोटे मोटे जो खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन अगर ई बिजनेस में देखा जाए तो ई बिजनेस में इस तरह के कोई भी खर्चा नहीं होता है। हो सकता है कि जहाँ पे आपने वेयर हाउस बना रखा हो वहाँ पे लाइटिंग फैसिलिटी हो सकता है हो, तो कम लाइट हमें चाहिए क्योंकि वो एक बस एक वेयर हाउस है और वेयर हाउस के अंदर में सामान जो है, पैक्ड सामान जो है रखे हुए हैं, बस हमें थोड़ी लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि हम उनको आसानी से निकाल सकें। यानी बहुत सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं और तभी हम हमारे सामान को क्या कर सकते हैं, सस्ते में यानी ऑफर में हम उसको दे सकते हैं। फिर है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड द कस्टमर्स। अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ पे तो इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें सबके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है। लेकिन जो ई बिजनेस है यहाँ पे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है।
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया कि हम सीधे फोन से बात कर ले रहे हैं या फिर सीधे जो है इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट हो जा रहे हैं। वहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि आपको जो है खुद मिल के जाना है, खुद जो है उनसे मिल रहे हैं, आप उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो भी इंटरमीडिएरीज के थ्रू। इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है कि जैसे किसी ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे सामान को बनाया। अब कोई जिसको वो सामान चाहिए, वो अपनी तरफ से कोई इंसान को भेजता है, फिर खुद एक इंसान वहां पे क्रिएट हो जाता है और वो जो है इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, तीनों लोग का काम चल जाता है। वो इंटरमीडिएरीज का काम भी चल जाता है, जो बना रहा है उसका काम भी चल जाता है, और जो सेल करने वाला है उसका काम भी चल जाता है। और इससे क्या होता है, कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑप्ट करती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरह से होता है उनके आपस के बीच में, जो एम्प्लॉयज हैं या मैनेजमेंट है उनके बीच में। तो उनके बीच में एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल और ऑपरेटिव लेवल्स वहाँ पे होते हैं। अब इसके बारे में चलो बताता हूँ मैं आपको। ऐसा होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लोग होते हैं वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं। जो सबसे डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है उसको टॉप लेवल अथॉरिटी कहते हैं। उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, जो उस टॉप लेवल ने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, उनको वर्कर्स तक के पहुंचाते हैं। तो वो मिडिल लेवल में आते हैं, मैनेजर्स हो गया। और जो नीचे का लेवल होता है, लोअर लेवल होता है, उसके उसमें सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं। तो सुपरवाइजर्स मैनेजर से लेते हैं ऑर्डर्स। और उसके बाद जो एक एक और इसमें लेवल होता है, ऑपरेटिव लेवल। ये हो भी सकता है 3 लेवल हो भी सकता है 4 लेवल हो। तो ऑपरेटिव लेवल जो होता है वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, और सुपरवाइजर जो होता है उनसे काम करवाता है। इस तरीके से जो होता है वर्क धीरे धीरे डिवाइड होता है, और ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में। ई बिजनेस के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ई बिजनेस के अंदर में बस एक जो ये वेबसाइट चला रहा है, उसके मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन है, और वेयर हाउस में जो बैठा हुआ है उसे मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है या उसको भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर को वहाँ वहाँ पास कर रहा है, और वहाँ से सामान पैक होके और जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कोई भी टॉप, मिडिल या लोअर नहीं है, सब बराबर के हैं। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर्स इंटरनल रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि वो कस्टमर वहाँ पे आया, उसने चेक किया, देखा सामान कैसा है, उससे कई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, बैठा, खरीदा, और इसमें क्या हो गया, बहुत सारा टाइम लग गया। लेकिन ई बिजनेस के अंदर में क्या होता है, आप जो चीज़ों को पसंद करते हो इमीडिएटली आप उसको सेलेक्ट करते हो, आपके कार्ट में जाता है, और आप उसके बाद उसको बिजनेस को अपने मतलब सॉरी ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। तो इंस्टेंटली काम हो जाता है। शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वहाँ का शेप कैसा होता है, काम करने का मतलब तरीका जहाँ पे था वहाँ पे काम कैसे होता है, कि वर्टिकल टॉल ड्यू टू हायरार्की ऑफ चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ पे कमांड कैसे आ रही है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से फिर ऑपरेटिव। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक लंबा सिस्टम बना हुआ है। और वहीं अगर वहाँ देखें ई बिजनेस के अंदर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लैट सिस्टम है, सब बराबर के हैं लोग वहाँ पे। और इस तरह से कोई भी ऑर्डर देने वाला या ऑर्डर प्लेस करने वाला उसमें वो नहीं है। सब जो है आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर हैं, और काम आराम से चल रहा है। फिर है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल। तो बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है वहाँ पे, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में मार्केटिंग, सेल्स, परचेस, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं सीक्वेंशियल तरीके से होती हैं। और ई बिजनेस के अंदर में ये कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सब चीज़ें जो होती हैं एक वे में होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस की उसको रखा है वहाँ पे, तो किसी भी तरीके से सीक्वेंस में काम नहीं होता है। सामान को ऑर्डर किया, सामान को बुक किया, वहाँ पे उसको डिलीवर कर दिया, तो सामान तुरंत तुरंत सारा काम हो जाता है। यानी साइकिल जो होती है काफ़ी शॉर्ट होती है, यानी जल्दी जल्दी काम हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से वहाँ पहुँचेगा, इस तरह से मार्केटिंग होगी, तब जाके सेल होगा। तो थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। तो इंटरपर्सनल टच का मतलब हो गया कि पर्सनल जो आपको अटेंशन दे रहे हैं,
तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में बहुत सारा पर्सनल अटेंशन मिलता है। हम जाते हैं वहाँ पे, हमको बैठाया जाता है, हमसे पूछा जाता है क्या चाहिए, हम पसंद करते हैं, फिर हमें उसके बारे में काफ़ी सारे सजेशन वो हमको देता है। इस तरीके से पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है। तो ई बिजनेस के अंदर पर्सनल टच बिल्कुल कम हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्री सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि सामान जब खरीदा गया तो उसको पैक करने का, उसको दिखाने का, उसको करने का, वो सारा काम बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में, और ई बिजनेस के अंदर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और क्योंकि जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि हम अगर वीडियोस खरीदने जा रहे हैं, बुक्स खरीदने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं इमीडिएटली हो जाती हैं, ऑनलाइन के थ्रू हो जाती हैं, तो हमें ज़्यादा उसमें देखना और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब हो गया कि आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड मार्केट तक की ले जा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में थोड़ा सा इसमें कम मौका मिलता है, और ई बिजनेस के में बहुत अच्छा मौका मिलता है। अपने बिजनेस को तुरंत आप जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ तक की पहुँचा सकते हैं। गवर्नमेंट पैट्रोनेज, यानी कितने ज़्यादा गवर्नमेंट जो है उसकी उसमें इंटरफेयर करती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करते हैं, किसी भी तरह का फ्रॉड होने का चांस बिल्कुल कम होता है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। और अगर वहाँ देखा जाए ई बिजनेस में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है लगातार अपनी साइबर सिक्योरिटी को तेज करके रखती है। आईटी सेल वहाँ पे बनाया गया हुआ है ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना काम करती है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी लोग कैसे कैसे हैं काम करने वाले। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ई बिजनेस के अंदर में लोग को काम करना है, एम्प्लॉय को लगना है वहाँ पे, तो उसे कंप्यूटर की नॉलेज आना, टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल नॉलेज उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ट्रांजैक्शन रिस्क। अब देखो, रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क ऑब्वियस सी बात है कहाँ होगा, ई बिजनेस के अंदर में, वहाँ रिस्क होगा, और वहाँ पे जो रिस्क होगा ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया पेमेंट वाला जो है चीज़। तो वहाँ पे क्या है कि आमने सामने लोग हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में, मैंने पैसा उठाया और पैसा उसके हाथ में दिया, उसने सामान मेरे हाथ में दिया, तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। लेकिन ई बिजनेस के अंदर में मैं सामान की पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो सामान मेरे पास कब पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, किसके थ्रू पहुंचेगा, वही आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह के रिस्क लगातार बने रहते हैं। अब आता है डिस्पाइट लिमिटेशन ई कॉमर्स इज द वे। इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद भी ई बिजनेस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि ई बिजनेस को और तेजी से बढ़ाया जाए, इसकी लिमिटेशंस को कम किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को ई बिजनेस के थ्रू जोड़ा जाए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यानी कि जब आप सामान ऑनलाइन के थ्रू खरीदते हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू खरीदते हैं, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू खरीदते हैं, तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है इसके अंदर में, वो होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि आप अमेज़न से सामान को खरीद रहे हो। अमेज़न जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से आप सामान को खरीदते हैं। तो सामान खरीदने से पहले क्या करना होता है आपको कि उस पेज पे, जो अमेज़न का फ्रंट पेज होता है, होम पेज होता है, वो सबसे पहले आपसे आपका अकाउंट बनाने को वहाँ पे कहता है। तो आपके पास जो भी आपकी आईडी है, आप उसको वहाँ पे डालते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे हो जाता है। तो पहला जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। उसके बाद जो है फिर आप उस होम पेज से उसके अंदर चले जाते हैं, सामान को सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे सेकेंड स्टेप आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसको क्या करते हो, ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। प्लेस करने का मतलब हो गया कि आप अंदर गए, आपको कपड़े पसंद आए, जूते पसंद आए, आपको कोई मोबाइल पसंद आया, कुछ पसंद आया, तो आपने उन सबको सेलेक्ट किया, कार्ट में डाला, कार्ट में डालने के बाद ऑर्डर को प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने टाइम पे हमको बहुत सारी डिटेल हमसे पूछता है, हमारा एड्रेस हमसे पूछता है, और आपसे पेमेंट का मेथड पूछता है। तो थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि आप किस तरीके से पेमेंट को करना चाहोगे। तो पेमेंट के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे पहला कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि सीओडी। यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सीओडी को चूज किया, इसका मतलब है कि सामान आपके पास पहुंच जाएगा, तब जाके आप सामान को जब देखोगे अच्छे से, तब उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये होता है कैश ऑन डिलीवरी। फिर आता है चेक
चेक भी बहुत सिंपल सी बात है, आप चेक दे देते हो और आपका जो काम है वो जो पेमेंट का वो आराम से हो जाता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है अपने बैंक से और आपके बैंक आपको इंटरनेट के थ्रू आपके अकाउंट में से पैसा वहाँ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और आपका काम हो जाता है। फिर आता है हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा चलने वाला सिस्टम है। क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो डालता है, उसके बाद सीवीवी नंबर डलता है। डेबिट कार्ड में भी सेम यही होता है, डेबिट कार्ड नंबर डलता है, सीवीवी नंबर डलता है, ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं और आपका काम हो जाता है। लास्ट आता है डिजिटल कैश, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आपने देखा होगा ई वॉलेट्स हम कहते हैं। तो हर एक वेबसाइट अपने खुद के वॉलेट बना के रखती है। जैसे अमेजोन पे, अगर अमेजोन का यूज़ करते हैं तो अमेजोन पे करके वॉलेट है। जैसे और भी बहुत सारे वॉलेट हैं जो चला रहे हैं आजकल, आप उनमें पैसे डाल सकते हैं और फिर आप उस पैसे का यूज़ जो है अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये था डिजिटल कैश। फिर आता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, ई बिजनेस रिस्क। तो इतने सारे रिस्क हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं और क्या क्या रिस्क उसके अंदर में होते हैं तो वो इसमें है बता रखे हैं। सबसे पहला जो रिस्क होता है वो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क, यानी कि आप जब पेमेंट करते हैं तो वो कौन कौन से रिस्क आपके सामने आते हैं। तो पहला क्या होता है कि जैसे जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, वो डिनाई कर दे कि भैया हमारे पास तो कोई ऑर्डर ऐसा आया ही नहीं था, आपने तो भाई मोबाइल में किया, अब पता नहीं वो ऑर्डर ओरिजिनली पहुंच रहा है वहां पे कि नहीं पहुंच रहा है, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है। सेलर डिनाई कर देगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने जो है ऑर्डर किया हुआ है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो बातें इसमें बताई गई हैं। और जो डिलीवरी है, आपने हो सकता है कहीं और का एड्रेस लिखा हो, डिलीवरी कहीं और जाके हो जाती है, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर में। या फिर इसके अंदर में ऐसा रहता है कि जो कस्टमर है वो कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी है और सेलर कहता है मैंने रिसीव ही नहीं किया पेमेंट। तो इस तरह की जो रिस्क हैं उनको कहा जाता है ट्रांजैक्शन रिस्क, और ये सारी जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क का मतलब हो गया कि जो भी आप उसमें कार्ड की डिटेल फिल करते हैं, अब पता नहीं वो कार्ड की डिटेल का यूज़ कहीं गलत तरीके से अगर किसी और ने कर दिया तो आपके तो सारे अकाउंट के पैसे चले गए। तो इसीलिए जो होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। और ये ट्रांसमिशन और डेटा स्टोरेज का मतलब यही है कि जब भी आप यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का, तो बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत तरीके से सोच समझ के हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमने डेटा स्टोर करके रखा होता है, जैसे हमने देखा है कंप्यूटर के अंदर में कि कई बार ऐसा होता है कि वायरस का अटैक हो जाता है और फिर हमारी सारी फाइल जो होती है करप्ट हो जाती हैं और हमारा कंप्यूटर भी जो है चल नहीं पाता है। तो उस केस में भी हमें वायरसेस से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर कर रखा है क्लाउड में या इंटरनेट में, आपने जो भी चीज़ें डाली हुई है अपनी, कुछ पता नहीं है कि उनका जो कोई और जो हैकर है वो किस तरह से उनको यूज़ कर लेता है। आपने देखा होगा आजकल साइबर जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उनके बढ़ने का रीज़न यही है कि लोग जो है इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमेशा रिस्क बना रहता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने ई बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल तो जो वेबसाइट्स हैं वो भी बेची जाती हैं वेबसाइट बनाने के बाद। और कई सारी ऐसे चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या होता है इसके अंदर में कि आपका अपना एक वेबसाइट होना चाहिए जहाँ से आप लोगों को कनेक्ट कर सको। जैसे अमेजन ने अपना वेबसाइट बना रखा है, जैसे फ्लिपकार्ट ने अपना बना रखा है, स्नैपडील ने अपना बना रखा है। और अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट के लिए भी
अलग से चीज़ें बन के आ रही है, जैसे GoDaddy.com है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपकी हेल्प करती हैं इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। तो ये था हमारा चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जो आउटसोर्सिंग है ये कॉन्सेप्ट आपका इस साल नहीं है, और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये चैप्टर का जो भी एंड है वो यहाँ पे हो जाता है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।